श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। नवरात्र, दशहरा, ईद मिलादुन्नबी और उसके बाद दीपावली। त्योहारों के इस दौर में आमतौर पर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ और रौनक देखी जाती है। श्रोताओं, कोरोना संकट के इस दौर में हमें त्योहारों की खुशियां तो मनानी हैं, लेकिन पूरी सावधानियों के साथ। त्योहार मनाते समय हम कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किस तरह की सावधानियां बरतें? आने वाले ठंड के मौसम में क्या कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा है? ऐसी ही तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओ.पी. सुंदरानी। डॉक्टर सुंदरानी, आकाशवाणी रायपुर के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। सब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जल्द ही त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ और फिर क्रिसमस। तो इन त्योहारों की खुशियों में कोई ग्रहण ना लगे, लोग स्वस्थ रहते हुए त्योहारों का जश्न मना सकें, इसके लिए आप लोगों को क्या सावधानियां बरतने की अनुरोध करेंगे लोगों से? देखिए, जैसा कि आपने बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया कि त्योहारों में ग्रहण न लगे जी। तो किसी भी त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स मिलके मनाएं और स्वस्थ रहें जी। और स्वस्थ रहने का अभी के समय का जो की टू सक्सेस इज प्रिवेंशन जी। देखिए, एक समय हमने एक सर्ज देखा, बहुत ह्यूज राइज ऑफ केसेस इन रायपुर देखा जी। अब टचवुड वो थोड़ा सा नीचे आए हैं, बट स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ डेंजर जी। स्टिल आवर आईसीयूज आर फुल। हमारे आईसीयू आज भी फुल है जी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो कहा जाता है कि सेकंड पीक आएगा या सेकंड सर्ज आएगा, देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है जी। और आएगा तो कब आएगा जी। और जब आएगा तो कितने लेवल पे आएगा, कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है जी। हमारे ऊपर डिपेंड करता है मतलब हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम कैसे इस बीमारी को ले रहे हैं और कितने सीरियसली हम ले रहे हैं जी। एग्रीड 90% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं आए। अभी हमने जो इतने सारे केसेस देखे स्टेट में, उसमें मैक्सिमम लोग एसिम्टोमेटिक थे, पर जो सिम्टोमेटिक थे, जो आईसीयू में गए, दैट वाज नॉट ए लेस नंबर, वो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर था। फिर से मैं कहूंगा एग्रीड हमारा मोर्टेलिटी नेशनल एवरेज से कम है, बट स्टिल है तो इट्स नॉट जीरो जी। और अगर जीरो भी है तो आदमी, जो इंसान, आप उनसे पूछिए जो 24 दिन 25 दिन आईसीयू में रह के घर गए हैं जी। जो वेंटिलेटर पे थे और वेंटिलेटर से बाहर निकले, उनसे पूछिए कि वो 25 दिन उनके कैसे बीते और उनके परिवार के कैसे बीते जी। बिल्कुल। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से बीते तो सबसे पहला प्रिकॉशंस तो लेना ही है। देखिए, बीइंग ए इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, अगर मैं आज एक चीज बोलूं, मैं पिछले 6 महीनों से लगा हुआ, मेरी पूरी टीम, इनफैक्ट मैं क्या अक्रॉस द स्टेट पूरे डॉक्टर्स जी। किसी भी स्पेशलिटी के हों, सबने बहुत मेहनत करी, सबने, हर, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हो, सबने बहुत मेहनत की। पर बीइंग इनटू इंटेंसिव केयर सबसे ज्यादा जो वर्कलोड हमने बियर किया सीरियस पेशेंट्स का, सिक पेशेंट्स का 24 आवर्स, उसमें अगर मैं कहूं कि और मेरी टीम ने अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ये कि हमने मास्क पहना और अपने आप को बचाया जी। हम काम करके भी आज नेगेटिव है जी। या इन्फेक्ट नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन हेल्प्स। जी। हम सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हैवी वायरल लोड एनवायरनमेंट में काम करते हैं जी। सबसे ज्यादा वायरल लोड अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सिक पेशेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर्स पे होते हैं, बहुत सारे एरोसोल जनरेट होते हैं, वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है आईसीयू के एटमॉस्फेयर पे, बट डिस्पाइट दैट बहुत कम लोग पॉजिटिव होकर निकले। इट मीन्स की प्रोटेक्शन हेल्प करता है जी। देखिए, आज भी हमारे पास डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी दवाइयां हैं वो कुड भी बेनिफिशियल, अर्ली स्टेज में बेनिफिशियल है, मॉडरेट केस में बेनिफिशियल है, सीवियर केस में कोई रोल नहीं है, हेल्प कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, इस तरह की बातें चल रही है। पर एक चीज जो है, जो बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव्ड है, दैट इज प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन। वो दो प्रिवेंशन है, मास्क और हैंड हाइजीन। हमेशा मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है जी। और हैंड सैनिटाइजेशन। हैंड सैनिटाइजेशन मीन्स अगर सोप एंड वाटर है तो उसका प्रयोग करना ही है जी। और नहीं है तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, पर चेहरे को छूने से पहले हाथ धोना मस्ट है। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करना। देखिए, हम इस प्रोफेशन में है कि हमको भीड़ वाले आईसीयू में काम करना है, बट आपका प्रोफेशन आपको मजबूर नहीं करता। त्योहार आपको ये नहीं बोलते कि मुझे नए कपड़े ही पहनने हैं और मैं भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जाऊं। मैं ये नहीं कहता कि त्योहार मनाने का एक ही तरीका होता है कि हम भीड़ बाजार में घुस जाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों से सामान खरीदें, ये भी होना है, वो भी होना है। देखिए, एक त्योहार हम सिंपल तरीके से भी मना सकते हैं। जी बिल्कुल।
अगर हम सिंप्लिसिटी के साथ त्योहार बनाएंगे तो वो ताम झाम वाले त्योहार बनाने के चक्कर में अगर हम इन्फेक्शन घर ले आए और हमारे पीछे 4 लोग और इन्फेक्ट हो जाए तो वो त्योहार जैसा नहीं रह जाएगा जी। तो सिंप्लिसिटी से मनाएं, घर पे रह के मनाएं, अपने फैमिली में रह के मनाएं। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप जोखिम वाले माहौल में काम करते हैं, लेकिन सिर्फ एक मास्क पहनने से, ये एक प्रिकॉशन बरतने से आप और आपके जो साथी डॉक्टर हैं या जो नर्सिंग स्टाफ है वो उसमें से ज़्यादातर लोग कोरोना के इन्फेक्शन से, कोरोना के संक्रमण से बचे रहिए। हमारे श्रोताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी जानकारी भी है और उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा वाली बात भी है। डॉक्टर साहब, ये जो मास्क पहनने वाली बात है इसको सबसे ज़रूरी कहा जाता है, इसको सबसे पहला उपाय माना जाता है सावधानी का, कोरोना संक्रमण से बचाव का। हम ये जानना चाहते हैं अपने श्रोताओं की ओर से, ये क्यों ज़रूरी है मास्क पहनना, आखिर इससे क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, ये जो वायरस है ना, ये बोलने से भी, अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं इन्फेक्टेड हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं जब खांसूंगा और छींकूंगा तो ही मैं वायरस को बाहर निकालूंगा, मेरे बॉडी से बाहर आएगा। मैं जब बात भी कर रहा हूँ तो भी वायरस बाहर आएगा। अगर मैंने मास्क पहना है, सिंपल मास्क है, वो वायरल लोड को, मैं N95 मास्क की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, दैट इज नोन टू फिल्टर अबाउट 95% ऑफ द वायरसेस। अगर मैं सिंपल एक मास्क पहनता हूँ तो वो भी 60 to 70% वायरसेस को फिल्टर करता है। अब अगर आप मेरे सामने खड़े हैं और आपने भी मास्क पहना, तो अगर मैंने 100 वायरस एमिट किए थे तो उसमें से 40 ही बाहर है मैक्सिमम। उस 40 का भी अगर मैं 60% फिल्टर करवा दूं वापस से, अगर आपने मास्क पहना है, तो उस 40 वायरस में से 40% वुड बी हार्डली 24 वायरसेस। तो आप ये अंदाजा लगाइए, 100 वायरस को हमने 20 वायरस पे ले आए, सिर्फ दोनों जगह हमने मास्क पहना। जब अगर ये चीज अगर फॉलो करें, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, अगर हम डिस्टेंसिंग फॉलो करें, जो 2 मीटर की दूरी है, तो अपेरेंटली हम इन्फेक्शन के रिस्क को निल कर सकते हैं, क्योंकि वायरस 2 ही मीटर ट्रैवल होगा। उस पर भी अगर आपने भी मास्क पहना है और मैंने भी मास्क पहना है, नोइंगली अनोइंगली अगर मैं पॉजिटिव था, मेरा टेस्ट नहीं हुआ था, मैं एसिम्प्टोमेटिक था, तो भी मैंने आपको रिस्क पे नहीं डाला और आप भी उस रिस्क से बचे रहे, अगर आपने मुझसे 2 मीटर की दूरी बनाए रखी थी और मैंने भी मास्क पहना था और आपने भी पहना था। देखिए, शुरू से एक ही चीज क्लियर हुई है जिसने वायरस से बचाया है हमको, वो है मास्क और हैंड हाइजीन। तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपने 2 बड़े उपायों के बारे में कहा कि एक तो मास्क पहनना जरूरी है और दूसरा एक सुरक्षित दूरी, जिसे हम 2 गज की दूरी कहते हैं, उसको भी बनाना बहुत जरूरी है। जब भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो जो भी आसपास के लोग हैं उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखने में आती है, हम लोग भी बार बार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि मास्क पहने इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। तो कई लोग तो खैर ये कहते हैं कि वो मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के मन में ये बैठा हुआ है, बिना मास्क के निकल जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी देखने में आए हैं जो मास्क तो पहनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि वो मास्क पहनकर सिर्फ एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनका मास्क जो है वो नाक से नीचे रहता है या सिर्फ उनके गले के नीचे लटका रहता है। तो मास्क को पहनना आपने ये तो बताया है कि ज़रूरी क्यों है, लेकिन किस तरह से मास्क को पहनना चाहिए, मास्क को पहनने का सही तरीका क्या है, ये भी कृपया कर हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, कोविड ना, हम कोई बच्चा नहीं है कि वो ये देख के डर जाएगा कि इसके चेहरे पे मास्क और मुझे इसको इन्फेक्ट नहीं करना है। मास्क को अगर हमने सही तरीके से यूज नहीं किया तो इट्स यूज ऑफ नो वैल्यू। तो देखिए, हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो एयर उस मास्क से होके आनी चाहिए। जो हमारी एयर अंदर आ रही है, जो हम सांस के साथ एयर अंदर ले रहे हैं, वो मास्क से फिल्टर होके अंदर आनी चाहिए। इसका मतलब कि वो मास्क मेरे नोज और मेरे माउथ को पूरी तरह से कवर करेगा। उसमें कहीं पर भी ऐसी स्पेस ना हो कि एयर लीक हो रही हो। अगर मैंने नाक को जरा सा खुला रखा, लोगों की आदत होती है बात करते समय मास्क नीचे करेंगे, अरे भाई, मास्क से भी आवाज समझ में आती है। बहुत सारे लोगों को देखा है, जब बात करने आएंगे तो मास्क जरा सा नीचे करेंगे। जब ज्यादा जरूरी है मास्क पहनना बात करते समय, तब वो मास्क नीचे हो जाता है। आप थोड़ा सा जोर से बोल लीजिए, मास्क रहने दीजिए ऊपर। आप अपने को भी बचाएंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। तो मास्क से नोज और फेस, माउथ, ये तो 100% कवर्ड होना ही चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं मास्क लगा रहा हूँ और बार बार उसके फ्रंट पोर्शन को पकड़ के नीचे कर रहा हूँ, फिर उससे अपनी नाक को खुजा रहा हूँ, तो वो मास्क के सामने जो आउटर सरफेस पे जो वायरस थे वो मेरे हाथ में आए और उसके बाद वो अल्टीमेटली अंदर चले गए। मास्क को नीचे करना, चिन पे लेके आना, गले पे लेके आना, वो गले के वायरस उस मास्क के इंटरनल सरफेस पे आ गए, इनर सरफेस पे आ गया, फिर मास्क को वापस ऊपर कर लिया, वो वायरस उसके साथ साथ मेरे मुंह की तरफ आ गए। ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये सारे व्हाट्सएप पे कि मास्क पहनने का प्रॉपर तरीका ये है, पर लोग पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते। देखिए, मास्क का आउटर सरफेस इज ऑलवेज इन्फेक्टेड। अगर मैं उसको टच कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मेरे हाथ पे वायरस आया,
उसका वैल्यू खत्म हो गया सर जी। तो मास्क को पहना है तो हमेशा पहनिए, जी। हटाना है तो जो ईयर क्लिप्स हैं उनको पकड़ के वहां से हटाइए, जी। उसको प्रॉपरली डिस्पोज करिए। ये नहीं कि घर पे आए और मास्क सोफे पे रख दिया। जी। तो ये चीजों को हमको बहुत केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा। देखिए त्योहारों का सीजन है, अभी डबल प्रोटेक्शन की जरूरत है। जी। हमको ऐसे कम्युनिटी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव करना पड़ेगा। नुकसान देखिए अल्टीमेटली हमारा ही होता है। अगर मैं इन्फेक्शन घर लेके जाता हूँ, कैजुअल एटीट्यूड रखता हूँ, तो नुकसान मेरा ही होना है, किसी और का नहीं होना है। जी बिल्कुल। मेरी फैमिली को ही नुकसान होना है। तो मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, मुझे अपने लिए मास्क पहनना है, मुझे सरकार के लिए या और किसी के लिए नहीं, मुझे अपने लिए पहनना है। जी बिल्कुल। हम दिवाली में अपना घर साफ करते हैं ना, जी, तो अपने साथ इन्फेक्शन लेके क्यों जा रहे हैं? जब हम घर की गंदगी, विजिबल गंदगी को हटा रहे हैं, तो ये इनविजिबल डेंजरस गंदगी अपने साथ क्यों ले जाए? जितना मिनिमम हो उतना ही बाहर जाए, जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी ही खरीदें। भीड़ भाड़ में हर चीज चाहिए वैसा त्योहार के पीछे न पड़े। देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी अभी त्योहारों के सीजन में। जी। पहला, हमारा बिहेवियर, हम भीड़ भाड़ से अपने आप को कैसे बचा रहे हैं, हम इन्फेक्शन कम से कम घर ले आए। जी। दूसरा, वल्नरेबल लोगों को हम कैसे बचाएं। वल्नरेबल लोगों से मेरा मतलब है जो हमारे ओल्ड एज हैं, जी, जिनको किडनी की समस्या है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, इनको भी हमको प्रोटेक्ट करना है। मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं या जो किसी और बीमारी से पीड़ित लोग हैं। हाँ, ये वल्नरेबल हैं, इनमें सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, इनमें मेडिसिन का रिस्पॉन्स भी कम मिलता है, जी, उतना अच्छा आउटकम नहीं मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोगों ने 2 उपायों के बारे में बात तो की, एक तो मास्क पहनना, दूसरा सुरक्षित दूरी अपनाना। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण उपाय होता है कोरोना संक्रमण से बचने का, जो बताया जाता है बार बार, वो है हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोना या फिर उन्हें सैनिटाइज करना। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या हाथों को साबुन से धोने से कोरोना वायरस बेअसर हो जाता है? एग्जैक्टली। देखिए वायरस अपने आप में एक लिविंग क्रीचर, अपनी जिंदगी वो खुद जी नहीं सकता, वो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट होता है जीने के लिए। जी। तो वायरस में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन के ऊपर एक लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। जी। एक आरएनए है, आरएनए के ऊपर एक लिपिड की मेम्ब्रेन है। जी। सिंपल भाषा में कहूँ तो लिपिड मतलब तेल या इस तरह की चीजों की एक मेम्ब्रेन है। जब हम साबुन और पानी से हाथ धोते हैं तो वो साबुन जो है उस सरफेक्टिव मैकेनिज्म से वो लिपिड को तोड़ देता है। हमारे हाथ जब तैलीय होते हैं, हम साबुन से हाथ धोते हैं तो तेल निकल जाता है, वो वायरस के आउटर मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। और ये बचा हुआ आरएनए अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। तो इस वायरस को शरीर में अंदर आने के बाद हमारे पास मारने के लिए बहुत सारी इफेक्टिव दवाइयां नहीं है, पर जब शरीर के बाहर है तो हमारे पास बहुत सिंपल तरीका है, सोप एंड वाटर। जी। अगर हम सोप एंड वाटर यूज कर रहे हैं तो वो साबुन जो है उसके लिपिड को ब्रेक कर देगा, बचा हुआ आरएनए किसी काम का नहीं बचेगा, वो आरएनए अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, तो वायरस डैमेज हो गया, डेड हो गया। सिर्फ इतना सा ही काम है। जी डॉक्टर साहब, लोगों को ये आशंका है कि आने वाले समय में जब तापमान में गिरावट होगी या यूं कहें कि जब ठंड बढ़ेगी तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, ये कितना सच है? देखिए देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि संक्रमण बढ़ सकता है, ये तो समय के साथ पता चलेगा, बट जो वेस्टर्न डेटा है उसमें ये है कि हाँ सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो जब मौसम चेंज होगा तो नॉर्मल फ्लू भी आएगा, जो कोविड के अलावा जो फ्लू होता है, जो नॉर्मल ठंड में सर्दी खांसी बुखार आता है। पर अगर उसमें कोविड जुड़ जाता है तो सिम्टम्स ज्यादा आएंगे तो स्प्रेड ज्यादा होगा। अगर मुझे वायरस आया और मुझे माइल्ड सिम्टम्स है, बहुत माइल्ड से गले में खराश है तो चल जाएगा, मैं उतना स्प्रेड नहीं करूंगा। पर अगर साथ में ठंड वाला मौसम भी है तो हो सकता है मैं खांसू भी, मैं छींकू भी और मेरी नाक भी ब्लॉक हो और मैं ज्यादा स्प्रेड करूँ। तो स्प्रेड ज्यादा होगा तो नंबर्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली सिम्टम्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि ठंड के साथ ये चीजें बढ़ेंगी और साथ में फ्लू भी आएगा, नॉर्मल फ्लू भी आएगा, वो भी कंफ्यूज करेगा कि वेदर दिस इज ए नॉर्मल फ्लू और ए कोविड फ्लू। तो पिक्चर और मुश्किल हो जाएगी, बीइंग इनटू हेल्थ केयर हमारे लिए पिक्चर और ज्यादा टफ हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और था कि ये जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, उसका भी क्या कोरोना संक्रमण के फैलाव में कोई असर पड़ता है? बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा तो नहीं है, पर फिर से चीज वही आ जाती है कि अगर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो हमको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स मतलब खांसी, खराश, छींक आना, ये ज्यादा होती है। अगर इसके ऊपर कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो स्प्रेड बढ़ेगा, सिम्टम्स ज्यादा आएंगे। तो ये वाले फैक्टर जो कि ठंड में होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स नीचे सेटल होते हैं, तो ये सिम्टम्स को एक्सैजरेट करेंगे, एग्रेवेट करेंगे, सिम्टम्स को बढ़ाएंगे, तो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन का रेट वापस से बढ़ सकता है। माइल्ड केसेस में गेट कन्वर्टेड इनटू मॉडरेट केसेस। तो प्रोटेक्शन जरूरी है। अभी आपने बात की हॉस्पिटलाइजेशन की, तो इसमें हमने ये देखा है पिछले कुछ दिनों में, लगभग 1-1.5 महीने के दौरान, कि जो होम आइसोलेशन का प्रयोग है वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में काफी सफल रहा है कोरोना के मामले में, और कई लोग, बड़ी संख्या में लोग होम आइसोलेशन में रहते हुए आप जैसे डॉक्टरों की देखरेख में स्वस्थ हुए हैं। तो इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि होम आइसोलेशन किसके लिए जो है वो जरूरी है
और किस तरह के मरीज होम आइसोलेशन को प्रेफर कर सकते हैं और होम आइसोलेशन के दौरान उन्हें किसी किस्म से भी इलाज में कोई कमी नहीं आती है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, होम आइसोलेशन बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसमें होम आइसोलेशन ने हमको हेल्थ केयर पर्सनल्स को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को सिक पेशेंट्स में कंसंट्रेट करने में बहुत हेल्प किया। अदरवाइज हम 500 पेशेंट होते थे, वो सारे सिम्टोमेटिक होते थे, उनके पीछे भी मैन पावर जाता था और आईसीयूज के पेशेंट्स के पीछे भी मैन पावर यूज होता था। अब वो सारा कंसंट्रेट हो गया सिक पेशेंट्स पे, तो डेफिनेटली हमारा आउटकम बेटर हुआ। हम ज्यादा फोकस कर पाए सिक पेशेंट्स पे। बट होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं अनकंट्रोल डायबिटीज हूँ और सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट हूँ और मैं डायलिसिस पे और मैं होम आइसोलेशन लेके बैठ जाऊँ। और अगर मैं होम आइसोलेशन पे बैठा हूँ और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, जो डॉक्टर थे उनको मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज वेरी डेंजरस। होम आइसोलेशन अगर मैं बिल्कुल फिट हूँ, हाइपरटेंशन डायबिटीज कंट्रोल है तो चलेगा, बट अनकंट्रोल्ड है तो नहीं चलेगा। दूसरा, होम आइसोलेशन का डजंट गिव्स मी लाइसेंस कि अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए तो मुझे होम आइसोलेशन मिला। आपको अपने डॉक्टर को होम आइसोलेशन में बहुत पेशेंट्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बिल्कुल अपने डॉक्टर्स के कहे अनुसार काम किया, पर कुछ लोगों ने इररिस्पांसिबली भी बिहेव किया। उन्होंने अपने डॉक्टर्स को फॉलो अप नहीं दिया। इनफैक्ट हमारे आईसीयूज में भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आए जो थे होम आइसोलेशन पे, बट अपने डॉक्टर्स की बात नहीं सुन रहे थे, अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे, और उसके बाद जब ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकली लो हो गया तो वो आईसीयू में पहुंचे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये लापरवाही नहीं करनी, ये बहुत अच्छी चीज है और इसको जुडिशियसली यूज करना है। हर चीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जरा से ड्रॉबैक्स के कारण हम उसको क्यों खराब करें। तो डॉक्टर की निगरानी में रहें, डॉक्टर्स को अपडेट करते रहें। जरा सी भी शिकायत है, आपके डॉक्टर्स अवेलेबल है, सबके पास डॉक्टर्स अवेलेबल थे, आप उनको अपडेट करते रहिए अपनी चीजें। बट अगर मेरी बीमारी ऐसी है और डॉक्टर मना कर रहा है कि यू आर नॉट फिट फॉर होम आइसोलेशन, तो आप प्लीज उनकी बात मानिए और हॉस्पिटलाइज हो जाइए। डॉक्टर साहब, जब ये बात चली है तो क्योंकि मेरे भी कुछ परिचित होम आइसोलेशन में रहे हैं, तो मैं इस संदर्भ में आपको और आपकी पूरी टीम को, स्वास्थ्य विभाग को ये बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत तारीफ की जिस तरह का गाइडेंस, जो मार्गदर्शन और यूं कहें कि एक मोरल बूस्टअप भी, क्योंकि उस वक्त आदमी थोड़ा घबराया हुआ रहता है। तो जिस तरह का सपोर्ट होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को यहाँ दिया गया है, उसके लिए आप लोग और आपकी पूरी टीम वाकई बधाई की पात्र है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था कि ये बात भी देखने में आती है कि होम आइसोलेशन में तो खैर वो लोग जाते हैं जो थोड़े से जागरूक होते हैं, जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया होता है और फिर रजिस्टर कराते हैं और फिर वो होम आइसोलेशन में जाते हैं वो। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनमें यदि उन्हें लगा कि उन्हें कोई कोरोना का लक्षण है तो वो बिना कोई जांच कराए, बिना कोई टेस्ट कराए, अपने परिचितों से पूछकर और या फिर किसी ऐसे अपने परिचित से पूछकर जिसको कि पहले कोरोना हो चुका है, पॉजिटिव रह चुका है वो, और फिर वो ठीक हुआ है, उससे दवा के बारे में पूछ के अपने आप वो दवा का सेवन शुरू कर देते हैं, दवा लेने लगते हैं। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। मैं पिछले बार भी आपके साथ डिस्कशन में ये चीज कही थी और मैं आज भी रिपीट करूंगा। अगर कोरोना इतनी सिंपल चीज होती तो आज हमारे 6 महीने खराब नहीं हुए होते। हम 6 महीने में प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कोविड ही देखा है सबने। तो हैड इट बीन सो सिंपल कि ये 5 दवाइयां हैं एंड वन साइज फिट्स ऑल वाला अगर कंसेप्ट होता तो इतना स्प्रेड ही क्यों होता। देखिए, हर मेडिसिन हर इंसान के लिए नहीं होती। दूसरा, आपके सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन को चेंज भी करना होता है। तीसरा, हर सर्दी खांसी कोविड नहीं है। जैसे आपको हो सकता है कोई और बीमारी और आप ये मान के चल रहे हो कि आपको कोविड और वो दवाइयां खा रहे हो और आप अपने शरीर को नुकसान कर रहे हो। हर स्टेज पे मेडिसिन चेंज करने की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए होम आइसोलेशन एक डॉक्टर की निगरानी में होता है। वरना ये नहीं होता कि आपके परिवार में एक जन पॉजिटिव है, अब आपको पता है, आप पूरे 10 लोग हो, 8 लोग हो, आप पूरे रिश्तेदार लोग, सारे लोग यही दवाई खाएंगे, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वरना इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों होती, और एक डॉक्टर एक पेशेंट के दिन में 4-4 बार 5-5 बार वाइटल्स को क्यों मॉनिटर करवा रहे होते हैं। देखिए, ये साइंस है, ये कोई मतलब एक बना बनाया फॉर्मूला नहीं है कि ये फॉर्मूला से सारे लोग ठीक हो जाएंगे। इसमें साइंस में चीजें बदलती हैं, डायनामिक सिचुएशन है, हर पेशेंट अलग वे में बिहेव करेगा। आपने ही देखा होगा, एक ही परिवार में 2 लोगों को कोविड होता है, एक आईसीयू में होता है और दूसरा घर पे एसिम्प्टोमेटिक होकर चला जाता है। जी बिल्कुल। तो हर इंडिविजुअलाइज होना जरूरी है। देखिए, ये चीज रिसर्च में भी आगे पिछले 6 महीनों में कि वन साइज फिट्स ऑल वाला कंसेप्ट कोविड में नहीं है। आपकी इंडिविजुअलाइज थेरेपी, पर्सनलाइज्ड केयर चाहिए। हर पेशेंट की ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट अलग है। हर पेशेंट का बॉडी अलग वे में रिस्पॉन्ड करता है मेडिसिन को। तो पर्सनलाइज केयर चाहिए होती है। इसमें एक ब्लैंकेट थेरेपी जैसा काम ना करे। इसमें अल्टीमेटली फिर वही बात होती है, मोर्टेलिटी 1% है, पर वो 1%
हम में से कोई भी हो सकता है। मतलब तो ये लापरवाही में हम वो 1% में क्यों आए? इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। हम उन 99% में रहें, प्रिकॉशन ले, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, गाइडेंस में रहें। मतलब जब भी सिम्टम हो, कोई लक्षण दिखे तो अपनी जांच कराएं और उसके बाद डॉक्टर की देखरेख में उसके कहे अनुसार ही दवा खाएं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल। अभी हमारे प्रदेश में लॉकडाउन के बाद ये देखने में आया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है, और जब ये आंकड़े सामने आते हैं कि हाँ भाई कमी हो रही है, तो इससे खुशी भी होती है और लोगों में थोड़ी निश्चिंतता भी आती है। तो क्या ये सही वक्त है जब हम निश्चिंत हो सकते हैं? और ये जो निश्चिंतता आ रही है, उस निश्चिंतता के नतीजे में जब लोग थोड़ी सी अब लापरवाही भी करने लगे हैं और निकलने लग गए हैं, तो ये निश्चिंतता कहाँ तक सही है? देखिए, ये बिल्कुल निश्चिंतता बिल्कुल गलत है। कोरोना अभी गया नहीं है। दो चीजें हमें नहीं भूलनी है जी। कोविड गया नहीं है, कोविड का डेफिनेट ट्रीटमेंट हमारे पास है नहीं जी। ये दो चीजें हमको नहीं भूलनी है। अगर हम इन दोनों चीजों में से एक भी चीज भूल गए तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे जी। एग्जाम में पुअर परफॉर्मेंस उसी बच्चे का होता है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैंने सब पढ़ लिया और मैं दुनिया के हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं लाना है। देखिए, बीइंग इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस, मुझे ये बोलने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि अभी तक हमारे पास डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है जी। तो आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं कि अगर डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो आपको प्रोटेक्शन लेना है। कोविड अभी गया नहीं है। 300 को 3000 होने में समय नहीं लगता। हमने देखा है 300 से 1200 का नंबर जी। हमने वो दिन भी देखे जब रात रात भर शहर के लोगों में बेड की क्राइसिस थी। एक एक बेड के लिए लोग भटके। अगर हम चाहते दोबारा हम उस सिचुएशन के न पहुंचे तो पहले जैसी लापरवाही न करे। हमको एक मौका मिला है, ये कंट्रोल हो रही है। उसमें लॉकडाउन इसलिए लगाना पड़ा कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव नहीं कर रही थी। आप अपना लॉकडाउन खुद लगाइए ना अपने घर में, क्यों जरूरत पड़े गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाने? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसको एक लाइन में बार बार हम लोग भी समझा रहे हैं, और इवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। एग्जैक्टली जी। डॉक्टर साहब, अंत में अपने कार्यक्रम के हम चाहेंगे कि आप हमारे लोगों से अपील करें, एक गुजारिश करें, क्योंकि त्योहारों का मौसम सामने है। किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है। तो एक विशेषज्ञ होने के नाते आप चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के नाम आप एक अपील दें। देखिए, मैं एक ही क्लियर मैसेज है। मैं फिर से वही कहूंगा कि मैं आपका ट्रीटमेंट करने में जो कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं कंट्रीब्यूशन इस बात पे दे सकता हूं कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप मास्क पहने जी, आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं जी, आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं, हैंड हाइजीन स्ट्रिक्टली फॉलो करें। त्योहार अगले साल भी आएंगे, हर दिन त्योहार जैसा मन सकता है, प्रोवाइडेड हम सेफ रहें जी। दूसरा, जो हमारे ओल्ड एज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं, जो किडनी के मरीज हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं, इनको प्रोटेक्ट करना हमारी जवाबदारी है जी। तीसरा, हमारी जवाबदारी है एज ए हेल्थ केयर पर्सनल, हॉस्पिटल्स को, अपनी टीम को बिल्कुल ऑन द टोस रखना। वो हम कर रहे हैं, पर वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोग को अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, हम अपनी तरफ से तैयार हैं। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, और हमेशा हमारे सभी श्रोताओं को ना सिर्फ आपसे चर्चा करने के बाद में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, बल्कि उनके अंदर से भय भी दूर होता है और उन्हें पता चलता है कि एक ऐसी बीमारी है जिससे हम कुछ आसान सी सावधानियां बरत कर बच सकते हैं। डॉक्टर सुंदरानी, आपने दूसरी बार इतना अच्छे से हमें वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक बार पुनः आकाशवाणी परिवार की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।